कल हमने देखा था कि कैसे हम एक कंपाउंड से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम और देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की उसमें से हम कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके पहले कई लोगों का डाउट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो पहले वो देख लेते हैं। ध्यान से देखोगे अब जिसको भी डाउट था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, एक हमारा रिएक्टेंट होता है जिसमें से कि हम लिविंग ग्रुप एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले रिएक्टेंट है जिससे कि हम न्यूक्लियोफाइल निकालते हैं। दो रिएक्टेंट्स होंगे, एक में लिविंग ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप जो होगा वो दोनों में ही कॉमन होगा, ठीक है। इतनी बात दिख रही है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि अब दोनों जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स है उसमें से एक हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है इस वाले से हम न्यूक्लियोफाइल निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल निकाल रहे थे और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे, वैसे ही इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को निकालेंगे और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। बस इसका जो नेम है बस उसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने बोला था कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो बहुत इजी होता है अटैच करना भी और डिटैच करना भी। ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे ये CCl है, इसको हम लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। C और H को भी तो कह सकते हैं यहाँ पे कि वो भी लिविंग ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो H प्लस में भी निकल सकता है और H माइनस में भी निकल सकता है। तो जैसे हम लिविंग ग्रुप को Cl माइनस करके निकाल रहे हैं वैसे ही CH माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं, राइट। हो सकता है ऐसे भी पॉसिबल तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ही है CH CH CCl, बट जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेटेड एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल में, ये वाले CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन CCl बॉन्ड। इसीलिए सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, जिससे कि हमें लिविंग ग्रुप मिल जाएगा। और मैंने ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ कि लिविंग ग्रुप वो होता है जिसको कि अटैच करना भी इजी होगा और जिसको डिटैच करना, डिटैच का मतलब इस वाले को निकालना भी उतना ही इजी होगा, ठीक है। अब देखो इसको अटैच करना भी इजी होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसको अटैच करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर मुझे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है तो भी एनर्जी कम देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस CH बॉन्ड। इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कि हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। सेकंड में क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। अब टोटल हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Cl सबको पता है नेगेटिव होता है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव प्लस अगेन यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप है C2H5 प्लस और ये X है जिसको हम कुछ भी ग्रुप मान सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल मान सकते हैं। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है।
और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में लिविंग ग्रुप इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच था, जिस बॉन्ड को हम ब्रेक कर चुके हैं। अब लिविंग ग्रुप क्या करेगा, इस वाले के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जिसमें कोई लिविंग ग्रुप दैट इज इजी टू गेट अटैच्ड एंड डिटैच्ड, उसको निकाल के उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं। आ गया समझ में सबको? अब जब 12th में जाओगे तो इसमें टाइप होता है, केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद इसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। रिएक्शन कितना तेज होगा या कितना स्लो होगा, कितने रिएक्टेंट्स है उस चीज पर डिपेंड करेगा। तो अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के बेसिस के ऊपर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो 12th का पार्ट है। अभी के लिए बस इतनी बात समझो कि यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास लिविंग ग्रुप है, जिसको कि हमने, अब देखो नाम से ये लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब कि जो बहुत जल्दी लीव करना चाहे, छोड़ दे। तो अब देखो इस वाले को डिटैच कर दिया, इस वाले को हमने डिटैच कर दिया, यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया, यहाँ से एल्काइल ग्रुप मिल गया, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप की जगह ये जो एक्स है वो आके लग गया। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, थायोल ग्रुप हो सकता है, जो कि नेगेटिव हो। जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा उसी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तुम लोगों की छुट्टी कब से है? संडे को आओ तुम लोग? तुम लोग खुद ही छुट्टी कर लोगे अगर नहीं मिलेगी तो? फिर कब खुलेगा? छठ पूजा के बाद। सबके घर में छठ होती है? सबके एक एक के घर पे? जिसके घर पे नहीं होती उसको बुला लूंगी मैं। आ जाना, जिसके घर पे नहीं होती उसकी क्लास लगेगी। टेस्ट रिजल्ट पता चल गया घर वालों को? कि उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे? तो पहले पढ़ के क्यों नहीं आए जब टेस्ट था? ऐसे तो नहीं सोच के कि 10th बोर्ड्स के बाद 11th में आराम करेंगे फिर 12th में पढ़ाई करेंगे? वही सोच के आए हो? हो गया ये वाला सबका?
कौन बात कर रहा है? उसको मैं बुलाऊंगी अभी बोर्ड पे। हो गया ना सबका? अब नेक्स्ट हम बैक से फिर से आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। इधर बुला लूंगी अब मैं जिसको भी देखूंगी। जब लिख रहे होते हो तब बात कर लिया करो, अभी जब मैं बता रही हूँ तब यहाँ पे फोकस करो। कल देखो लास्ट हमने क्या किया था, H2SO4 का। जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों ने वीडियो देखी है? चलो फिर आज से देखो। हमने किया था कल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने क्या किया था कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। सपोज हमारे पास हमने H2SO4 को किया था, तो H2SO4 में हमने क्या किया था, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ठीक है, सबको आता है इसका स्ट्रक्चर बनाना। अब मैंने बोला था कि इसमें से क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब अगर मैं सपोज यहाँ से चलेंगे, हम हमेशा टर्मिनल साइड से चलेंगे। मैंने कल भी बताया था कि सीधा हम सेंट्रल एटम पे नहीं पहुंचेंगे, टर्मिनल से चलेंगे। तो अब देखो H प्लस को निकालेंगे। अगर सपोज यहाँ पे मैं H प्लस निकाल लूंगी और इसका सब्स्टिट्यूशन करवा दूंगी किसी भी एराइल कंपाउंड पे, से बेंजीन है या कुछ भी है, तो अब अगर H को रिमूव करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो ये वाली रिंग होती है इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह में इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हैं। अब अगर इस H प्लस को रिमूव करके H प्लस दोबारा लगा देंगे तो रिएक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर से हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट आ गया जो एज रिएक्टेंट है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस वाले से हाइड्रोजन से हमारा काम नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा तो अब नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव नहीं कर सकता, तो अगेन ये वाला भी कैंसिल हो गया, इस वाले से भी हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, ये नेगेटिव है और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब इस वाले से हमारा काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये इतना जो पार्ट है इस वाले को हमने रिमूव करना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मेन हमारा क्या काम का, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। यहाँ से H निकलेगा और उस H की जगह पे SO3H अटैच हो जाएगा। बस यही करना था। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें बस हाइड्रोजन को निकालना है और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। मेन तुम्हारा क्या काम है, बस इस वाले मॉलिक्यूल या कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूल दिया है उसमें से इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट या निकालना कैसे है, वो मेन काम है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने देखा था ये सब ने लिख लिया था कल। तो कल हम कर रहे थे लास्ट वाला जो था हमारा HNO3। अब HNO3 का स्ट्रक्चर सबको पता है बनाना। नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, एक इस वाले ऑक्सीजन के साथ बना लेगा और एक ये। अब कल मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि डोनेट कर देगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे बताओ कि कौन सा ये जो नाइट्रोजन है वो किस वाले पे डोनेट करेगा। इस वाले पे तो देखो डबल बॉन्ड बन चुका है इसके साथ। अब ये जो नाइट्रोजन है वो इसको डोनेट करेगा या फिर इसको डोनेट करेगा। एक बार इसको बना के देखो कॉपी में खुद।
किस वाले पे आएगा? नीचे वाले पे क्यों आएगा? क्योंकि वो नीचे है। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बनाते क्यों है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये वाला तो ऑक्टेट पता है कि कंप्लीट है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट में। ये डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इस वाले का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले का ऑक्टेट भी तो कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे भी मिल गया इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन से मिल गया और एक इसको नाइट्रोजन से मिल गया। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड से तो इसका कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए ये जो अपने लोन पेयर है इस वाले को डोनेट कर देगा। और जो अपने लोन पे डोनेट करता है उसको प्लस बोल देते हैं, और जो दूसरा होता है उस वाले को हम माइनस बोल देते हैं। बट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो किस चीज का टाइप होता है? कोवलेंट बॉन्ड का होता है। तो वैसे इसको हम सिंगल बॉन्ड के वे से भी ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अलग कर सकते हो। अब देखो अगेन हम यहाँ से अगर चलेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूट करवाने का कोई मतलब नहीं है। अगेन ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हम यहाँ पे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि हमारा काम इस वाले स्पीशीज से होगा, ये वाला हमें रिमूव करना है, इसका हमें कोई काम नहीं है। तो अब सपोज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है, इसका अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। दूसरा जैसे इसके पहले वाला जो रिएक्शन था Cl2 वाला, उसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया था AlCl3, जो कि खुद ही एक इलेक्ट्रोफाइल था और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा था वो। तो इस वाले रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। अब सपोज तुम्हें क्वेश्चन में आया है, सपोज बेंजीन रिंग है, इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ये नहीं है, तो उसमें सिर्फ इसमें से काम करोगे, इसमें से निकालोगे इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला क्वेश्चन लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर अकेला सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो सिर्फ तुमने इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालना और इसको सब्स्टिट्यूट करना, जो इसके पहले रिएक्शन क्या था SO3H। अगर तुम्हें क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन वाले में दोनों दिया हुआ है, HNO3 भी दिया हुआ है और H2SO4 भी दिया हुआ है, तो खुद ही समझ लेना कि काम इस वाले मॉलिक्यूल पे करना है और ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। अब देखो उस वाले को हम एज अ कैटलिस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बताया था, सपोज यहाँ पे हमारे पास Al3+ है और Mg2+ है। तो अब मुझे देखना है इन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन सा है। तो सपोज इस वाले के पास +3 चार्ज है, इस वाले के पास +2 चार्ज है, तो +3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 3 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है 2 से, इसीलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा Mg2+ से। ठीक है, ऐसे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इस वाले के पास देखो कितने, मतलब वो इस वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 हो जाते हैं, इस वाले के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 13 प्रोटॉन्स है, इस वाले के पास 12 प्रोटॉन्स है। तो अब देखो इस वाले को अगर मैं, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव आ जाता है।
यहाँ पे प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, यहाँ पे +13 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा +3 चार्ज। तो दैट मीन्स कि इस वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा किस में हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे सेम है, ठीक है, इसके पास भी 10 है, इस वाले के पास भी 10 है, बट इसने इसके पास 13 थे पहले और इसने 3 लूज कर दिए, इस वाले के पास 12 थे और इसने 2 लूज किए। तो ज्यादा किसने लूज किया, इस वाले ने लूज किया एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए ये वाला एज एन बेटर इलेक्ट्रोफाइल यूज बिहेव करेगा और ये वाला लेस इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब देखो इस वाले में सपोज इसको मैं स्ट्रेट फॉर्म में लिख देती हूँ HNO3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, निकाल लोगे नाइट्रोजन और इसका H2SO4 का, निकालो एक बार, सल्फर का और इसमें नाइट्रोजन का। अब जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या बातें कर रहे हो। इस वाले में देखो H है, H का चार्ज कितना होता है +1, तो यहाँ पे इसको +1 ले लोगे। नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है इसलिए X लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है इसलिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू +5 आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले में भी अगेन हम सेम करेंगे, 2 + x, क्योंकि यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, +4 × -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x इज इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे +5 आ गया, इस वाले पे +6 आ गया, तो अब बताओ इन दोनों में से बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा। H2SO4 का नेचर जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब इनऑर्गेनिक में काफी क्वेश्चंस होंगे, तुम पढ़ोगे भी, लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट HClO4 ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो उनमें से तुम्हें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना होगा। तो अगेन उसमें भी क्या करोगे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे, जिसका जिसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा सेंट्रल एटम का वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो है इस वाले का चार्ज +5 है, इस वाले का चार्ज +6 है, तो दिस विल बिहेव एज अ बेटर इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब अगर रिएक्शन सिर्फ इसके साथ हो रहा है उसमें हम कोई कैटलिस्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिख लो, लिख लिया ये सब।
क्या हुआ? क्या? सफोकेशन हो रही है? अभी बुला रही हूँ बोर्ड पे जो लोग बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सपोज हमारे पास है अब इस वाले रिएक्शन में इसका पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना है। कहाँ से करवाना है ये पता है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो भी निकलेगा पॉजिटिव कैरेक्टर का, वो नेगेटिव पे जाके चिपक जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही प्रोडक्ट आएगा। अब इस वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये तुम लोग निकालोगे। निकालो एक बार।
निकल गया सबका। अब देखो यहाँ से अगेन हम कहाँ से टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा काम नहीं होगा। अगेन ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये जो इतना पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब तुम्हारा मे बी क्वेश्चन हो सकता है कि हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी टर्मिनल पे है। तो अब देखो यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करें। ये डबल बॉन्ड है, इस वाले को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसीलिए एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड वी विल प्रेफर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो आ जाएगा CH3 C प्लस, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्लस Cl माइनस। अब Cl माइनस का पता है क्या होगा? Cl माइनस कहाँ पे जाएगा? AlCl3 के पास जाएगा और इट विल फॉर्म AlCl4 माइनस। अब जब रिएक्शन बाद में जब टेक प्लेस कर लेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ लिंक अप करेगा और वो साथ में बाई प्रोडक्ट के जैसे निकल जाएगा। अब देखो इस वाले प्रोडक्ट पे करना है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो अब करवा देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया सबको ये वाला रिएक्शन?
सुबह सुबह क्या खा के आते हो तुम लोग? कुछ गलत खा के आए हो? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जो जो बात करेगा उसके मार्क्स घर पे पहुंच जाएंगे आज, कॉल करके। कितने मार्क्स आए हैं सबको? अंदर तो है, पड़े हुए हैं मार्क्स। तुम लोगों के पेपर नहीं है वो, कहीं और से आए हैं इम्पोर्ट होके। अब ध्यान से देखो, अब देखो जहां पे हमने Cl2 यूज किया वहां पे हम Br2 भी यूज कर सकते हैं। अब देखो सेम जो रिएक्शन था यहाँ पे हमने जो करवाया था बेंजीन का, क्लास में शांति नहीं बर्दाश्त। अब देखो यहाँ पे हम AlBl3 भी, क्यों बात कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसा? कोई रॉकेट साइंस है यहाँ पे? रॉकेट बनाना सिखा रही हूँ मैं। बना हुआ कहाँ से आता है? देखो वो हमारा काम नहीं है। यहाँ पे देखो मैं क्या बता रही हूँ कि अब देखो जैसे हमने जो रिएक्शन, अब किसी को भी बात करते हुए देखूंगी यहाँ पे बुला लूंगी। अब देखो यहाँ पे AlCl3 हम यूज कर रहे थे इसकी जगह पे, ठीक है। अब देखो AlBl3 इसलिए नहीं हम यूज कर सकते क्योंकि Br का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इधर आ जाओ जल्दी। और अब नेक्स्ट किसी को यहाँ आने का चांस नहीं मिलेगा, इधर पीछे जाने का चांस मिलेगा। पीछे समझ रहे हो ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब सेम जो रिएक्शन है इस वाले का हम इस फॉर्म में भी तो करवा सकते हैं, बट यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है या फिर ब्रोमाइड आयन होता है उसका साइज इस वाले Cl- से ज्यादा होता है। और Al का साइज जो होता है ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। जब पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखोगे जैसे कि नाइट्रोजन बिलोंग करता है, तो इस वजह से इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये इतने सारे बल्कि एटम्स को एक साथ अटैच नहीं कर सकता, एक साथ नहीं रख सकता, इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जो रिएक्शन हम यहाँ पे करवा रहे थे इसके साथ वो सेम रिएक्शन हम यहाँ पे नहीं करवा सकते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट मैंने बताया था कि ये जो F2 है इस वाले का भी रिएक्शन अगेन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? याद है किसी को? F का साइज कहाँ बड़ा होता है? देखो मैंने उस दिन बताया था, मैं अगेन दोबारा बता रही हूँ। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है एटम का साइज इंक्रीजेस, बट जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट मीन्स कि अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो ये होती है कि इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, या फिर इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को। अब देखो साइज का अगर हम ट्रेंड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आई का साइज ज्यादा हो जाएगा, फिर Br का, देन Cl एंड देन F। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का हम देखेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात सबको? आ जाओ। मैंने इधर बोला है, इधर। वहां पे क्या है?
तो वहां पे अगर बात होगी तो बाहर जाओगे, फिर इधर आने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने बता दिया, यहाँ पे साइज जो होता है वो इस तरीके से वेरी करता है, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो इस तरीके से वेरी करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। अब खुद देखो यहाँ पे इस वाले की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा हाई है। मतलब कि अगर हमें रिएक्शन करवाना, जैसे कि हम यहाँ पे करवा रहे थे Cl2 का डार्क में, तो क्या होता था ये Cl प्लस में और ये Cl माइनस में ब्रेक हो जाता था। अब सेम चीज अगर मैंने F2 के साथ करनी है, इस वाले को F प्लस और F माइनस में ब्रेक करना है, तो इसकी इस बॉन्ड को ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए हाई एनर्जी को हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी है तो हमें और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ेगी लैब में, और ज्यादा इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रिएजेंट्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू प्रेफर दिस रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसके साथ इसका साइज बड़ा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इतने सारे एटम्स को एक बार में होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो साइज है वो खुद ही कम है। ठीक है, अब देखो ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास I2 है। ये वाला तो पॉसिबल है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे कम है इसकी। तो अब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे इजी होगा हमारे लिए। बट जब हम लैब में काम करते हैं, तो जब हम इस वाले के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर तो ये आ जाएगा अगेन। अब I2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे और Al I3, अगेन जो Al I3 है ये इतने बड़े साइज के एटम्स को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब भी I2 आयोडीन जो होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो जो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनेगा वो इनसेपरेबल बनेगा। उसको सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगेगा और बहुत ज्यादा टेक्निक्स लगेगी, इसीलिए हम इस वाले को भी अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली मोस्टली हम ये दोनों ही यूज कर लेते हैं, और अगर हमें यूज करना होगा Br2, तो इसके साथ हम इस वाले को हटा के इसकी जगह पे CH2 यूज कर लेंगे। सबसे पहले इतना लिखो, फिर हम बाद में इसका देखते हैं।
ये पॉइंट्स लिख लिए तुम लोगों ने? अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि इस वाले के जगह पे हम ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि बी आर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगेन मैंने दूसरे पॉइंट पे बोला कि ये जो I2 है इसके साथ हम ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगेन आयोडीन का साइज तो ब्रोमीन से भी ज्यादा होता है। ठीक है। अब रिएक्शन, अब ये वाला जो होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नहीं होती तो ये वाला फिर भी रिएक्ट कर लेगा, बट इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ी थी तो मैंने बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि अब ये जो बी आर है इसका नेचर क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर नॉन पोलर पता है? नहीं। पोलर नॉन पोलर का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, सुना है फिजिक्स में? डाइपोल मोमेंट पढ़ा है अभी तक? देखो डाइपोल क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, इसके पास इक्वल चार्ज है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। इस वाले का पॉजिटिव हो जाएगा, इस वाले का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बस नेचर ऑफ द चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम फिजिक्स के टर्म्स में डाइपोल बोलते हैं। केमिस्ट्री में डाइपोल का क्या मतलब होता है, सपोज ये बी आर है और ये भी बी आर है, तो अब देखो बी आर भी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी होगी जितनी इसकी होगी, दोनों की सेम सेम होगी। तो अब देखो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसको इस तरफ पुल करेगा, जैसे वेक्टर्स में कैसे होता है, वेक्टर्स पढ़ा होगा एटलीस्ट। वेक्टर्स में क्या होता है, सपोज एक तरफ मैं 120 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, दूसरे तरफ भी 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो अब देखो इधर वाला 120 इधर वाले 120 को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा हमारा एफ नेट 0 हो जाएगा। वैसे ही जो डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा यहाँ पे, ये वाला भी उतना फोर्स लगा रहा होगा जितना ही ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये बी आर भी सेम है, ये बी आर भी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो दैट मीन्स डाइपोल मूवमेंट को हम ऐसे म्यू करके लिखते हैं, ये इसका साइन होता है। ये भी 0 हो जाएगा, तो जब डाइपोल मूवमेंट किसी का भी 0 हो जाएगा तो उस वाले को हम कहते हैं नॉन पोलर। अंडरस्टूड? अब सपोज CO2 है, CO2 का ऐसे होता है स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो ये भी इसको अगेन इस तरफ पुल करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन है इसको इस तरफ पुल करेगा, तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो बिल्कुल ये इस तरीके से जो हमने फोर्स का देखा है, बस इसका नाम अलग है। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी काम करी वैसे ये वाली वेक्टर क्वांटिटी भी काम करेगी। समझ गए? ये डिटेल में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। अब एक और एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे CH4 है, मीथेन। अब देखो जितना फोर्स वो इधर लगाएगा उतना ही वो इधर भी लगाएगा, तो दैट मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक CH बॉन्ड को दूसरा CH बॉन्ड कैंसिल कर देगा, इस वाले CH को ये वाला CH कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास BF3 है, यहाँ पे अगेन इस वाले का भी ये 0 हो जाएगा, या अगर तुम नॉर्मल रेगुलर मेथड से भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस वाले में देखो इसके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। अब फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो ये ऊपर वाला F हो गया, नीचे वाला अगर ये जो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो उस वाले से अगर ये निकालोगे तो ये वाला जो साइड है वो माइनस F आ जाएगा, तो अब F माइनस F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगेन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, सपोज अगर हम
यहाँ पे नॉन पोलर ले रहे हैं, ये जो Br2 है इसका नेचर नॉन पोलर है। समझ में आ गई इतनी बात? इसमें नॉन पोलर है, इसीलिए यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट या कैटलिस्ट हम ले लेंगे। और अगर सपोज हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो हम पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे। अभी के लिए नॉन पोलर सीख लो, ठीक है? पोलर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, इतना इससे ज्यादा नहीं समझ पाओगे अभी। लिख लो, इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? पोलर नॉन पोलर। अभी देखो इस वाले रिएक्शन को तो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हमें पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए। ये समझ में आ गया? अब सपोज हम नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट्स देख लेते हैं। सपोज हमारे पास वाटर है, H2O है। अब देखो इस वाले में अगर इसका रफ स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो एक इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गया, दूसरा इसका हाइड्रोजन के साथ हो गया। बाकी कितने पेयर बच गए इलेक्ट्रॉन्स के? दो बच जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब देखो इस वाला जो OH बॉन्ड है और इस वाले OH को ये दोनों कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गई? इस वाले OH को और इस वाले OH को कैंसिल कर देंगे। अब तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है इसका लोन पेयर इसका कैंसिल कर देगा, इसका ऊपर की तरफ इसका नीचे की तरफ। बट लोन पेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो बॉन्ड होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, पर ये जो लोन पेयर है वो कैंसिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल NH3 है हमारे पास। अब देखो सपोज NH3 है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 3 बॉन्ड बना देंगे। अगेन हमारे पास एक लोन पेयर है। अब देखो इस NH बॉन्ड का एक NH बॉन्ड, सपोज ये वाला जो NH बॉन्ड है और ये वाला NH बॉन्ड है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ये बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे को। अब ये जो NH बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर तो कैंसिल नहीं कर सकता। तो अगेन इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। और जब डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो पोलर हो जाएगा, और अगर इट विल बी इक्वल टू 0 तो जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज हमारे पास है CS2। सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जो ऑक्सीजन करता है, जितने आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स उतने सल्फर के भी होंगे। सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे CS। अब देखो ये 2 बॉन्ड है, ये इधर है और ये इधर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? लिख लो एक बार।
अब सपोज यहाँ पे H और F है, ये वाला बताओ पोलर होगा या नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जितना भी फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा और इस वाला जो डायरेक्शन का फोर्स होगा वो कम होगा। तो जो डाइपोल होगा वो इस तरफ इंक्लाइंड होगा, जैसे वेक्टर्स में होता है, इस तरफ अगर फोर्स ज्यादा है इस तरफ कम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगेन इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, अगर सपोज हमारे पास ये है, अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो अब जो डाइपोल होगा वो इस तरफ शिफ्टेड होगा और इसका जो डाइपोल होगा वो कम होगा, तो अगेन जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगेन अनदर एग्जाम्पल देखो, सपोज यहाँ पे हमारे पास CCl4 है, इसका बताओ, जीरो हो जाएगा, सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं HCl का दूं तो अगेन सेम इस वाले का हो जाएगा इस तरीके से। अब सपोज हमारे पास PCl3 है, इसका बताओ। P मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के बॉन्ड से बिलोंग, नाइट्रोजन के ग्रुप से बिलोंग करता है ये। अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, जैसे नाइट्रोजन है वैसे ये भी है। तो अगेन देखो इस वाले को ये वाला कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कैंसिल नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल्स लिख लो। नॉट इक्वल टू, हो गया सबका। अब बस एक लास्ट चीज और देख लो, ये जो जितना भी है ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, हमें इसमें काम है इसलिए हम उतना ही करें जितना हमें काम है, डिटेल में तुम उसमें पढ़ोगे। अब देखो एक और प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक टेबल की, सपोज अगर कोई भी ग्रुप है यहाँ पे, सपोज हम ऑक्सीजन वाला ग्रुप ले रहे हैं या कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका जो आपस में अट्रैक्शन होगा या वॉन्डरवॉल फोर्स या मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट समझते हो? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो एक बार, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो।
8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिल कर दो उसको, कितने होंगे? 2 6 1s2 के फॉर्म में आती है ना लिखने। देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी मेंबर ग्रुप का होता है तो हमें ये नहीं, अब देखो तुम कैसे निकाल रहे होगे, फिर इसका भी अलग से लिखोगे 1s2 2s2 2p4, देन जो भी तुम्हारा आगे से लिखोगे। बट आगे अब पीरियोडिक टेबल का क्या फायदा है, यहाँ पे 2p4 आ गया, अब मैं बिना इसका पूरा लिखे बता सकती हूँ, यहाँ पे 3p4 हो जाएगा, ये वाला 4p4 हो जाएगा, 5p4 6p4 हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमें क्या होता है, आउटर मोस्ट से काम होता है। अब देखो तुम देख रहे होगे जो n है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे 2 है आउटर मोस्ट का, यहाँ का 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अब देखो जैसे जैसे हमारे पास आगे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके पहले भी और शेल्स भी है जिसको हमने नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा बल्कि होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, मतलब जो एटम्स होते हैं इन दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो कमता चला जाएगा। अब अगर गैप कम जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ते हो, सबसे ज्यादा गैप है तो वो क्या हो जाएगा, गैस। थोड़ी कम गैप है तो लिक्विड, और बिल्कुल कम गैप है तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार और समझो, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके पहले ये जो हमने आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए वो भी यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एडजस्ट किया, उसकी वजह से इसका साइज क्या हो गया, इसके जो एटम्स है वो बहुत ज्यादा पास पास में आ गए, उनको जगह कम मिल रही है कैप्चर होने के लिए। तो अब देखो इसको जगह कम मिल रही है, इसको थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, मतलब नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं उसकी जगह कमती चली जा रही है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो होगा वो गैस में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही है? इसके बाद ये जो तीनों है, इट इज एक्सपेक्टेड सल्फर तक गैस और लिक्विड दोनों हो सकता है, वी डोंट नो। ये तीनों को हम मान सकते हैं कि ये गैस या फिर लिक्विड होगा, या सिर्फ लिक्विड होगा। ये तीनों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा और ज्यादा कम हो रहा है, नीचे जा रहे हैं हम जैसे ही इसकी गैप और ज्यादा कम हो रही है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। समझ में आया? दोबारा बताओ, आ गया समझ में? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटम्स के बीच का गैप कमता चला जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से ये पहले गैस में एग्जिस्ट करेगा, नीचे वाले लिक्विड में, और ये सॉलिड में। और ये सिर्फ इस ग्रुप में नहीं है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स है सब में ऐसे होता है। अब सपोज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसके बेसिस पे देखते हैं, ये वाला है यहाँ पे Br2। अब मैंने बोल दिया, 1 मिनट ध्यान से देख लो फिर बाद में लिख लेना। यहाँ पे Br2 है, इस वाले का मैंने रीजन बता दिया, AlBl3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज Br का जो साइज होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये इतने ज्यादा को होल्ड नहीं कर सकता। तो इसकी जगह पे हमें दूसरा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। तो पहले पोलर और नॉन पोलर वाला कंसेप्ट लगाओ। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नेचर क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है? ये Br है और ये Br है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये नॉन पोलर है तो इसका कैटलिस्ट भी हमें नॉन पोलर लेना पड़ेगा, या जो रिएजेंट है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, अगर नॉन पोलर रिएक्टेंट ले रहे हो तो साथ में जो कैटलिस्ट होगा वो भी नॉन पोलर होगा, अगर पोलर रिएक्टेंट ले रहे हो तो जो कैटलिस्ट होगा वो भी पोलर होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला नॉन पोलर हो गया यहाँ पे। अब अगेन हमें दूसरा नॉन पोलर लेना होगा, तो अब हम CO2 भी ले सकते हैं, इसका भी तो डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा, क्योंकि ये वाला कैंसिल करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरी बात, अब इसका स्टेट देखो Br2 का, क्या होगा इसका स्टेट, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा? ये FCl Bri, ये ग्रुप है हमारा हैलोजन वाला। अब मैंने बोला जो ऊपर वाले होते हैं वो गैस होते हैं, ये वाला भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्लोरीन, दिस वन लिक्विड हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, तुम्हें जब भी कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक में करवाना है, सबसे पहले उसका डाइपोल मूवमेंट देखोगे, अगर ये जीरो है तो उसका जो साथ में कैटलिस्ट यूज करे वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो भी रहा है जब हम यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, बट एक चीज और नोटिस करो, उस वाले ग्रुप से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन है और सल्फर है, मैंने बोला Br2 जो है वो लिक्विड है, तो अब इसको डिसॉल्व कराने के लिए भी तो लिक्विड चाहिए होगा। तो अब हम CO2 नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम CH2 यूज करेंगे, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट भी तो जीरो है, और CH2 जो है ये भी लिक्विड है, तो इन दोनों का मैच होना चाहिए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, स्टेट भी सेम होना चाहिए, और जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, ये भी नॉन पोलर है और ये वाला भी नॉन पोलर है। समझ गए? क्योंकि इतना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में तुम्हें जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ सिर्फ वही नहीं आ सकते हैं, वो कोई भी रिएजेंट तुम्हें दे देंगे और तुम्हें देखना होगा कि उसका डाइपोल मूवमेंट कैसा है, स्टेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली चूज करना होगा। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे वही सेम क्वेश्चंस आए, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। मे भी कुछ लोग रट के चले जाएंगे रिएक्शन, पर ये रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं आएगा कभी एग्जाम में। ये 10th तक हुआ था, 10th तक रट के गए होगे शायद, इसीलिए ये हाल है। ये एक बार अभी लिख लो, इसके बाद हम दोबारा फिर से ये नॉन पोलर और ये वाला कर लेंगे अच्छे से। सबके पास फोन है घर पे, छुट्टियां भी होंगी, गूगल भी होगा सबके पास, इंस्टाग्राम तो होगा ही होगा, नहीं गूगल तो होगा। गूगल में निकालना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स, प्रैक्टिस करके आना, जितना करोगे उतना बेस क्लियर होगा। खुद से क्वेश्चंस देख लेना, दिए होंगे बहुत सारी लिस्ट दिए होंगे पोलर नॉन पोलर की, और बिना देखे उसमें देखना कि ये पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल है सबके पास, पीरियोडिक टेबल में खुद से देखोगे, सारे ग्रुप्स में ऊपर से नीचे तक देखोगे कि किसका साइज कैसे है, बड़ा है कि छोटा है, गूगल में भी होगा, साइज वाइज दिया होगा एटम का, तो देखोगे ऊपर वाले का साइज छोटा होगा, नीचे वाले का साइज ज्यादा होगा। फिर जो मैंने बताया वो वाला फोर्स वाला, वो भी एक बार देख के आना, वो हम दोबारा फिर से कर लेंगे। हो गया? कैमरा ऑफ कर दो।